आ जाओ ब्रेक के लिए, लंच करना आराम से कंफर्टेबली। आज तो ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ बेटा, तेरा डाउट बता पहले उस दिन का। उस दिन डाउट रह गया था ना क्लास के बाद। अरे तेरा डाउट रह गया था ना। अच्छा कोई बात नहीं, याद है तब पूछ लेना। हाँ बेटा, है बेटा, हाँ याद आ गया। अब दीदी का निपटा दो एक बार डाउट। बैठ तो जाओ, बैठ तो जाओ। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप हो, आपके जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी क्या गलती है, उसमें कोई फ्री में काम क्यों करेगा। आज मान लो अगर मैं एनजीओ चला रहा हूं, अब मैं एनजीओ चला रहा हूं, मेरे को चैरिटी करनी है, आप मेरे यहां पर एज एन अकाउंटेंट नौकरी कर रहे हो, आपको थोड़ी चैरिटी करनी है। आप तो नौकरी कर रहे हो तो आपको तो सैलरी वगैरह सब चाहिए ना यार। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एनजीओ है या नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ बताएं। नहीं, मैंने अभी तक ये बताया नहीं कि पेमेंट कैसे मिलेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, काइंड में ग्रेचुटी कैसे हो सकती है एक्ट के, ये मैंने बिल्कुल, जो हमारा पहला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर ग्रेचुटी का, उसमें समझाया था कि पुराने जमाने में वो होता था, लेकिन अब जब ये एक्ट आया, क्योंकि वो लफड़ा हो गया ना, लोग चोट करने लग गए, ग्रेचुटी देते ही नहीं थे। हमने तो कहा चलो कुछ गिफ्ट दे दो, कोई लैंड दे दो, कुछ दे दो, लेकिन लोग मक्कारी करने लग गए। इसलिए एक्ट ने मना कर दिया, बोले यार ये झंझट ही खत्म करो। कैश या उसका अमाउंट भी बताया हमने, सब कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। आज एम्प्लॉयर के ऊपर छोड़ दिया तो एम्प्लॉयर तो आपको मान लो लाख रुपए दे दिया और भेज दिया घर, बोले जा बेटा। अरे तो लाख रुपए में जीवन कैसे निकालूंगा अगले 20 साल में, तो सब चीजें सेट करनी पड़ेंगी ना। इसके लिए अभी बताया नहीं मैंने कितनी है कैश, खत्म ही हो गया ना। अब समझ ही नहीं रहे, कॉमनली की बात ही नहीं है, एक्ट ने खत्म ही कर दिया ना कॉन्सेप्ट ही। एक्ट ने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। तुम कुछ भी दे दोगे कल, तो बेचारा एम्प्लॉय तो गया काम से, तुमने उठाकर उसको क्या दे दिया, बोले घर के बर्तन भांडे दे दिए, बोले बेटे बर्तन भांडे से, अरे तो चलाऊं क्या भाई। कल को तुमने कोई कंप्यूटर दे दिया, अरे मैंने जिंदगी में कंप्यूटर चलाया नहीं, और बोले 25 कंप्यूटर दे रहा हूं तेरे को पुराने, इनसे कर तेरी गुजारा। अरे तो करूं कैसे। इसीलिए एक्ट ने झंझट ही खत्म कर दिया है। बिल्कुल, तुम पहले लेक्चर में नहीं थे ना, और देखा भी नहीं होगा पहला लेक्चर। एक्सेस नहीं है तो बोल देते ना एक बार कि भाई हमें एक दिन का एक्सेस तो दे दो कम से कम। चलो कोई बात नहीं। तो ग्रेचुटी उस एम्प्लॉय को मिलेगी जिस एम्प्लॉय को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जिसके ऊपर ये एक्ट लगता है। हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लगता, ये उस ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा। उसकी हमारे पास ये लिस्ट है, देखो ये हरी हरी लिस्ट दिख रही है, ये हरियाली। हाँ, और इसमें भी वो जिसमें कम से कम 10 एम्प्लॉय हों, कम से कम 10 से कम एम्प्लॉय वाले पे नहीं मिलता है। नहीं होते, क्यों नहीं होते। ये रहा पीछे चाय समोसे वाला। कंपनी तो हमने कब कहा कि कंपनी में लगेगा, हमने तो नहीं बोला। ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, कंपनी से मतलब। ऐसे तो कल को तुम पार्टनरशिप फर्म खोल लोगे और 25 एम्प्लॉय लेकर बैठो तो ग्रेचुटी नहीं दोगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलेगा, ठीक है। आओ ऑनलाइन वाले, अब तुम यार आज फिर डाउट लंबे से। सर रिलेटिव में कौन कौन आता है, सब बताएंगे मेरे बेटे, सब बताएंगे। कौन है ये, धनंजय ने पूछा है भाई। धनंजय भैया अभी थोड़ा सा सबर कीजिए, रिलेटिव में कौन कौन आता है बताएंगे आपको, अलग से पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। चले आगे। अरे बोलो ना हाँ या ना, कोई डाउट वाउट तो पेंडिंग नहीं है। तो अब अपने पास एक तो वो पढ़ना है कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या है, तो वो हमने आगे कहा था, बहुत लंबा चौड़ा आएगा। ये रहा, ये रहा। उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाउ मच ग्रेचुटी इज पेबल, अमाउंट कितना मिलेगा आपको ग्रेचुटी का, ये बड़ा मुद्दा है, ठीक है। मैं याद दिला देता हूं एक बार। अगर आप ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं जिसके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लगता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने 5 कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस दिए हैं, तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी। एक बात तो ये तय हो गई। अब ग्रेचुटी मिलेगी कब, जब आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हैं, जैसे डेथ है, या फिर यार खिलाया ना आपने, अटक गया। पानी की बोतल वो बाहर रखी उस पे, सोफे के पास में वो है ना, मूंगफली का दाना अटक गया। इसलिए हम क्या बना पढ़ाते समय कुछ खाते नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी खाते हैं पीते तो वो अटक जाता है, बोलते रहते हैं, बोलने का काम है हमारा।
तो ग्रेचुटी उस एम्प्लॉय को मिलेगी जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है। अब चूंकि जहां ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है उस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलेगी, 5 साल सर्विस कर ली। तो दूसरा मुद्दा आएगा कब मिलेगी, जब आप जाओगे, डेथ है, रिटायरमेंट है, सुपर एनिवेशन है या परमानेंट डिसेबिलिटी। फिर हमने पढ़ा था किसको मिलेगी, आपको खुद को मिल जाएगी अगर आप जिंदा हैं तो, वरना आपके लीगल ईयर्स या नॉमिनी। नॉमिनी होना चाहिए, नॉमिनी रिलेटिव होगा, ये हमने उस दिन डिस्कशन किया था बहुत सारा। नॉमिनी का रिलेटिव होना जरूरी है, और अगर रिलेटिव नहीं है तो किसी को बना सकते हो, बट जैसे रिलेटिव आ गया तो ऑटोमेटिकली नॉमिनेशन पुराना वाला कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ग्रेचुटी मिलेगी कितनी। तो इसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। वन इज नॉन सीजनल। क्या हो गया दीदी, बॉटल लेने गई है या खरीदने गई है? ये बगल में नहीं, तो मैं बताता हूँ, मेरे से पूछती है। सोफे के बिल्कुल, सोफा है ना, उसके बगल में एक छोटी सी टेबल रखी है गोल, जिसके ऊपर एक प्रिंटर का डिब्बा रखा है, उसके बिल्कुल आगे है। अरे एक ही सोफा है बाहर। अच्छा अब तो 2 हो गए। हाँ 2 हो गए सोफे। नहीं मिली, सामने प्रिंटर का डिब्बा रखा है, उसके बिल्कुल आगे रखी है। अच्छा ये गई तो इसी रास्ते से थी ना, रास्ते में मिली नहीं क्या? अब तो मेरी गला वैसे से ही हो गया इतनी देर इतना टाइम लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, आओ। तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ। रुचि मैडम क्या करेगी उसका यार? अब देखो वो गई ना, अब लेकर आएगी वो। लेकिन अगर वो आ गई तो अब उसको ढूंढने के लिए किसी को भेजना पड़ा। नहीं नहीं कहीं मत जा, तू यहीं बैठा रहे चुपचाप। तू गया तो गया। अरे दीदी बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इसे कहते हैं ऑन द स्पॉट राइट डिसीजन मेकिंग। दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। कि अल्टीमेटली बॉटल नहीं मिल रही तो हम ढूंढ क्यों रहे हैं बॉटल पानी पीने के लिए, तो अभी तो रिलीफ देने के लिए कुछ तो करो। तो बड़ा अच्छा डिसीजन लिया आपने दीदी, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशंस को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, नॉन सीजनल और सीजनल। अब ये नॉन सीजनल और सीजनल क्या होता है? सीजनल का मतलब है जो पूरे साल भर काम नहीं करते, जब भी सीजन आएगा तब काम करेंगे। जैसे पटाखों का बिजनेस है, पतंगों का बिजनेस है, रंगों का बिजनेस है, प्रेम मोहब्बत का बिजनेस है। हाँ है, 14 फरवरी को आएगा ना कार्ड वार्ड गिफ्ट वगैरह, अरे आपके लिए नहीं, दुकानदारों के लिए। तो ये जो सीजनल बिजनेस होते हैं, ये जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जब सीजन आएगा तब काम करते हैं, उनको बोलते हैं सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। नॉन सीजनल बाकी सारे बचे हुए। तो पहले हम चालू करते हैं नॉन सीजनल से, यानी जो पूरे 365 दिन ओपन रहते हैं। कितने दिन काम होता है वो एक अलग बात है, पर जहां पे काम पूरे 365 दिन चलता है उनकी बात करते हैं। उनको कितना ग्रेचुटी मिलेगा, उसमें भी 2 कैटेगरी बनाई है। पहला है मंथली वेजेस, यानी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो सीजनल नहीं है, नॉन सीजनल है, और उसमें आपको वेजेस मिलता है मंथली। फिक्स अमाउंट होता है ना, 50,000, 40,000, 15,000, 25,000, 50, 75 डे, जो भी आपकी सैलरी। पीस रेटेड नहीं है, यानी नंबर ऑफ पीस बनाओगे उसके हिसाब से वेजेस मिलती है, उसको बोलते हैं पीस रेटेड। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन पीस रेटेड नहीं है, मंथली वेजेस आपको मिलती है, फिक्स अमाउंट आपको मिलता है। ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, दोबारा सुने, नॉन सीजनल है, जैसे हमारा कोचिंग है डीसीसी, ये क्या है? नॉन सीजनल, पूरे साल भर काम करता है। जितने भी ऑफिसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, उसमें भी आपको मंथली वेजेस मिल रहे हैं। तो ग्रेचुटी कितनी मिलेगी? बिल्कुल आसान है, जितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज हैं। कंटिन्यूस नहीं बोल रहा हूं, अब अलग अलग हो जाएगा यहां से। कंटिन्यूस तो एक ही बार चेक करना है, क्राइटेरिया वन टाइम खत्म, अगर वो पूरा हो गया बात खत्म। अब निकालो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब एक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या है? जितने भी साल आपने 6 महीने से ज्यादा काम करा है उसको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मानेंगे। करेक्ट? आपने मान लीजिए 18 साल काम करा और हर साल आपने 6 महीने से ज्यादा काम करा, तो 18 साल की आपको ग्रेचुटी मिलेगी। करेक्ट? अब 6 महीने से ज्यादा काम करने का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने से ज्यादा रहे। 6 महीने मतलब कोई से भी 6 महीने, तो ऐसे को हम कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मानेंगे। ध्यान रहे, अंदर आपने कितनी छुट्टी करी पूरे साल भर में, कितनी नहीं करी, उससे कोई लेना, ये सब देखना जब कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस निकालो। राइट? यदि कंटिन्यूस सर्विस निकालेंगे ना, हमने उस दिन समझा था ना, कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या है
कंटिन्यूस मतलब आप पूरे साल भर आए, लगातार 5 साल नहीं चाहिए, ऐसे 5 साल चाहिए जिनमें हर साल आप पूरे साल आए। पूरे साल आए मतलब जितने दिन आपको आना था उतने दिन आप आए, उसमें देखना। ये कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में ये मत देखना कि छुट्टी दी या नहीं थी, आपने करी नहीं करी, सब भूल जाओ। सिंपल देखो मैंने नौकरी ज्वाइन कब करी, मैंने नौकरी छोड़ी कब। ठीक है, नौकरी ज्वाइन कब करी, छोड़ी कब, जितने साल आ रहे हैं वो जोड़ लो। पहले और आखिरी साल में आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि पहले साल में हो सकता है आपने 6 महीने से कम काम कराओ, आपने जुलाई में ज्वाइन कराओ, सितंबर में ज्वाइन कराओ, नवंबर में ज्वाइन कराओ। आखिरी साल में दिक्कत हो सकती है, आपने अप्रैल में छोड़ दिया, मार्च में छोड़ दिया, जून में छोड़ दिया। बस बीच के सालों में दिक्कत नहीं होती है, समझे। फिर दोबारा बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस निकालते समय देखना कंप्लीटेड अमाउंट। एक बार आप वहां से बाहर आ गए कि भैया 5 कंटिन्यूअस ईयर हो रहे हैं, तो फिर ग्रेचुटी कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान। फिर ये छुट्टी वुट्टी का लफड़ा नहीं देखना। आप तो ये देखो कितने साल ऑर्गेनाइजेशन में रहे, और जिस भी साल आप 6 महीने से ज्यादा रहे उस साल को कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही मानेंगे। और ये समस्या आपको पहले और आखिरी साल में ही आएगी, बीच में नहीं आती कभी भी। राइट, ये बात समझ में आ गई। अब इनसे एग्जाम्पल और ले लेंगे। तो जितने साल आपने काम करा उस हर साल के बदले में 15 दिन की सैलरी जितनी ग्रेचुटी मिलेगी, समझे आप। हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के बदले में 15 दिन की सैलरी जितना ग्रेचुटी। 15 दिन की सैलरी कैसे निकालते हैं, जो भी लास्ट सैलरी आपने ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करी लास्ट, ठीक है, उसको डिवाइड करना 26 से। 26 क्यों, 4 संडे। आप कहेंगे सर सैटरडे संडे दोनों हो सकते हैं, 22 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लॉ ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया 26। आप कम से डिवाइड करते हैं ना तो एम्प्लॉय को फायदा मिलेगा, एम्प्लॉयर को नुकसान है, कर सकते हो। ज्यादा से डिवाइड मत करना, ज्यादा से डिवाइड करोगे एम्प्लॉयर को फायदा मिलेगा, एम्प्लॉय को नुकसान। नहीं समझ में आ रही है मेरी बात। अरे भाई अगर मेरी सैलरी है महीने की 30,000, ठीक है, 30 से डिवाइड करूंगा पर डे सैलरी कितनी आ रही है 1000, तो 15 दिन की कितनी आएगी 15,000। 26 से डिवाइड करूंगा तो पर डे सैलरी कितनी आएगी मेरी, लगभग 1100 रुपए। पर डे सैलरी देखो ज्यादा आ गई, तो 1100 इंटू 15 करूंगा, अमाउंट ज्यादा आएगा ना। डिनोमिनेटर यानी नीचे का हिस्सा, जिसको हिंदी में हर कहा जाता है, वो जितना छोटा होता है, राइट, उतना ही आपके लिए बढ़िया है। वो जितना बड़ा होगा उतना ही आपके लिए नुकसानदायक है। तो लॉ कहता है कि लास्ट जो भी सैलरी आपने विड्रॉ करी डिवाइड बाय 26 से कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं करना। ठीक है, आपको लगता है मैं तो अपने एम्प्लॉय को बढ़िया फायदा दूंगा, हाँ तो 22 से डिवाइड करो ना, क्योंकि आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, हाँ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है। 26 से कम करना है ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, ज्यादा नहीं करना ये तय है। मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ गई 15 दिन की सैलरी। अब जितने साल आपने काम करा है ना उससे मल्टीप्लाई करो दो, यानी हर एक काम करने, हर एक साल के बदले में 15 दिन की सैलरी जितना ग्रेचुटी। तो पहले निकालना 15 दिन की सैलरी, कैसे निकालोगे, लास्ट ड्रॉन सैलरी डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ गई 15 दिन की सैलरी। इसको मल्टीप्लाई कर दो जितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, देखो 15 डेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 15 डेज सैलरी हमने कैसे निकाली, लास्ट ड्रॉन सैलरी डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15। ये जो फिगर आया हमारा, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब जितने साल आपने काम करा, इसमें लिखा है देखो, ईयर इन विच ग्रेटर देन 6 मंथ इज वर्कड बट लेस देन 12 मंथ इज वर्कड शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। उसको भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही मान लेना। यानी अगर मान लीजिए आपने मई में ज्वाइन करा, तो मई से जनवरी से दिसंबर चलता है, मई से ज्वाइन करा तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने 7 महीने काम करा ना, 8 महीने सॉरी, तो मेरे को इसको 1 साल ही मानेंगे। अक्टूबर में ज्वाइन करा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि अक्टूबर में ज्वाइन करा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 ही महीने काम करा, इसको नहीं मानना। आपने छोड़ा कब, सितंबर में, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 9 महीने काम करा, 1 साल माना जाएगा। समझ गए आप। नीचे एग्जाम्पल से और समझो अच्छे से। देखो मिस्टर रजनीकांत है जिन्होंने 13 मई 2018 को ज्वाइन करा एट द सैलरी ऑफ 45,000 पर मंथ। अब ही रिटायर्ड ऑन 26 मार्च 2028। 26 मार्च 2028 को रिटायर हुए। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वाज 83,000। मार्च में रिटायर हो रहे हैं, अब ध्यान दीजिए जरा, सैलरी कितनी है 83, और फरवरी में सैलरी कितनी थी 80,000। तो अब ध्यान से देखो, मार्च की सैलरी अभी मिली नहीं है, मिलेगी,
31 मार्च के बाद 28 फरवरी को 26 मार्च को उन्होंने छोड़ दिया, सैलरी मिलेगी मार्च 31 मार्च को। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी तो 80,000 ही है ना, वो तो फरवरी वाली चलेगी। मार्च की आपको मिल जाएगी 83,000 जो भी बन रही है, लेकिन लास्ट ड्रॉन सैलरी तो अभी कितनी है, तो 80 पे चलेगा। गलती इसलिए मालूम है क्या होता है, तो मैंने एग्जाम्पल बनाने के लिए लिख दिया। आप अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में रिटायरमेंट हमेशा कब होता है मालूम है, जिस महीने में आप की एज होगी उसके आखिरी तारीख को, महीने के बीच में कभी रिटायरमेंट नहीं होता किसी व्यक्ति का, कभी नहीं होता। सुपर एन्युएशन की मैं बात कर रहा हूं बेसिकली, आप उसको कॉमनली रिटायरमेंट बोलते हैं हमारे, मैंने उस दिन क्लियर किया था आपको ये बात है ना। आप कभी भी देख लेना अपने पापा से मम्मी से, अगर वो कहीं जॉब करते हैं तो पूछ लेना कि क्या रिटायरमेंट महीने के बीच में होता है कि नहीं होता है, हमेशा महीने के एंड में करते हैं। उसके पीछे एक रीजन बस इतना सा है कि बीच में कर देंगे तो फिर पिछले महीने की सैलरी उठानी पड़ेगी। हाँ, अगर पिछले महीने और इस महीने की सैलरी में कोई फर्क नहीं आया तो कोई चिंता नहीं। पर अब यहां आ गया ना, देखो अब बेचारे को 3,000 रुपए के हिसाब से नुकसान हो जाएगा। अब लेकिन किसी की डेथ है या अब इसमें तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो मजबूरी है, अब तो जो है वो है। कम से कम एक चीज हमारे हाथ में थी, डेथ हमारे हाथ में नहीं, डिसेबिलिटी हमारे हाथ में नहीं, वो रिटायरमेंट हमारे हाथ में, सुपर एन्युएशन तो आपके हाथ में था, उसको तो कम से कम महीने के एंड, हाँ तो महीने के एंड में ही होता है, आप निश्चिंत रहो। आप पूछ लेना अपने पापा से मम्मी से, अगर जॉब करते हैं वो सुपर एन्युएशन को रिटायरमेंट बोलेंगे, ध्यान रखना। तो उनसे सुपर एन्युएशन मत करना, समझ में नहीं आएगा, उनको रिटायरमेंट बोलना, ठीक है। तो आप और हम समझ गए ना कि वो सुपर एन्युएशन नहीं होता, रिटायरमेंट नहीं होता, सुपर एन्युएशन होता है। तो पूछना कब होता है, वो बोलेंगे महीने की आखिरी तारीख को। कौन से महीने की आखिरी तारीख को, जिस महीने में उनका 60वां बर्थडे आएगा ना, क्योंकि 60 साल जनरली एज होती है, 58-60 साल, तो जिस महीने में उनका 60वां बर्थडे होगा उस महीने की आखिरी तारीख को। समझ गए क्या, पक्का, राइट। तो ये कब रिटायर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं फरवरी मार्च 2028 में रिटायर हुए। आखिरी सैलरी इनकी 83,000 थी, लेकिन फरवरी की सैलरी 80,000 है। अब ग्रेचुटी कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम निकालते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कैसे निकालना, देखो मई 2018 में ज्वाइन करा, राइट। तो 18 लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ लेंगे, क्योंकि जनवरी से दिसंबर पकड़ते हैं। मई 18 में ज्वाइन करा, 13 मई 18 को, तो मैं चलो मई को काउंट ना भी करूं, जून से कर लेता हूं। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने आ रहे हैं। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने, मतलब 6 महीने से ऊपर हो गए। तो मतलब 2018 भी जुड़ेगा। तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 10 साल तो पूरे हैं। 28 को जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, देखो मार्च में रिटायर हो गए, 6 महीने से कम है, तो 28 को नहीं जोड़ेंगे। तो 18 से लेके 27 कितने साल हो गए, 10 साल, यानी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने, 10 साल। यहां तक की बात भेजे में गई क्या, नहीं गई, गई, हाँ ज्यादा है, ठीक है। और 28 को इसलिए नहीं जोड़ रहे क्योंकि 6 महीने से कम है, मार्च में रिटायर हो गए आप, तो इसलिए 28 को नहीं जोड़ा जाएगा। 6 नहीं, इस वाले केस की बात करो, क्वेश्चन बाद में लेंगे बेटा, बात मत करें, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। डाउट्स जो लेते हैं अपन इस क्वेश्चन के बाद लेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे इनकी 15 दिन की सैलरी। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कौन सी पकड़नी है, 80,000, डिवाइड कितने से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15। क्वेश्चन में उन्होंने बोला नहीं 22 से डिवाइड करो, तो हम 26 से करेंगे जो हमारा फॉर्मूला है। कितना आ गया, 46,154 रुपए आ रहे हैं। ये 15 दिन की सैलरी है, इसको मल्टीप्लाई करा 10 से, मतलब इनको मिलेंगे 4,61,540 रुपया ग्रेचुटी। समझ गए। आगे देखो 2018 के लिए मैंने लिख दिया 2018 इंक्लूडेड बिकॉज वर्कड फॉर ग्रेटर देन 6 मंथ, बट 2028 एक्सक्लूडेड बिकॉज वर्कड फॉर लेस देन 6 मंथ्स। कितना आसान है। अब यहां आपके मन में एक सवाल नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मतलब आ रहा होगा लेकिन आना नहीं चाहिए कि सर वो 5 साल वाली कंडीशन पूरी हो रही है नहीं हो रही है। देखो क्वेश्चन जितना पूछे उतना जवाब देना होता है। उसने पूछा ग्रेचुटी का अमाउंट बताओ कितना है, उसने पूछा आपसे ग्रेचुटी के लिए एंटाइटल है या नहीं, नहीं पूछा ना, तो हम क्यों बताएं। आप हमसे बोल रहे हो ग्रेचुटी का अमाउंट कितना है, तो इसका मतलब ग्रेचुटी के लिए एंटाइटल होंगे, तभी ग्रेचुटी का अमाउंट पूछ रहे हो आप, वरना नहीं पूछते। इसलिए आपको दिमाग नहीं लगाना कि ग्रेचुटी का अमाउंट, ग्रेचुटी के लिए एंटाइटल 5 साल वाली कंडीशन चेक नहीं कर रही, ठीक है। तो ये वो केस है जहां पे आप नॉन सीजनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और पीस रेटेड नहीं है, ठीक है। अब आप बोलिए, जैसे किसी ने 7 इयर्स वर्क किया लेकिन उसके 5 इयर्स ही कंप्लीट हो गए, 5 इयर्स कंप्लीट हो रहे, कैसे, मैं समझा नहीं, मुझे थोड़ा डिटेल करके। 5 साल ही कर रहा है कंप्लीट इयर्स को लेकर।
आप कंटिन्यूस ईयर की बात कर रही है या कंप्लीटेड ईयर की बात कर रही है? दोनों अलग अलग चीजें। कंटिन्यूस 5 साल कंडीशन पूरी करी उसने, 7 साल उसने। आप, मैं समझ गया आपका सवाल। 5 साल वाली कंडीशन पूरी हो गई है ना। अब 7 में से 5 ही साल काम करा, मैं समझा नहीं, मतलब बाकी 2 साल क्या कर रहा था? कभी हॉलीडेज। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, शायद आप हमारे बीच में थी नहीं उस समय, या आपने शायद ध्यान दिया नहीं। मैंने कहा था जब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस निकालो ना, तब ये भूल जाना, छुट्टियां वुट्टियां सब भूल जाना, जिस दिन ज्वाइन करा और जिस दिन छोड़ा, ये पकड़ो बस खाली। आप बीच में आप थे या नहीं थे वो सब देखना है कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस निकालने में। उससे बाहर आ गए, 5 साल की कंडीशन पूरी हो गई। अब आप ये मत देखो छुट्टियां कितनी थी, अब तो ये देखो कब से लेके कब तक। सिंपल। उसमें पहले और आखिरी साल में देख लेना 6 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम वाला लफड़ा दो। हाँ, वो कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस एक अलग चीज है। उसकी जब कैलकुलेशन करेंगे ना कि किस ईयर को कंटिन्यूस ईयर सर्विस, उसमें देखेंगे आपने साल में कितनी छुट्टियां करी। इसलिए हमने बोला कि ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ वर्किंग कोई से भी ऐसे 5 साल चाहिए जिसमें कंटिन्यूस सर्विस दी, राइट? क्योंकि ये संभव नहीं ना आप छुट्टी ना करो, इसलिए। ठीक है, क्योंकि एक महीने में कितने दिन होते हैं, उसमें से छुट्टी कितनी आती संडे की, कितने बचे? बस इसलिए डिवाइड करो। हाँ, आप क्या समझ रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? लॉ पहले दिन ही बोला था, लॉ बिना लॉजिक के नहीं चलती है। यदि मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूं तो मतलब मुझे ही नहीं आता, ये तय है। आप मान लो, बाय डिफॉल्ट मान लेना आप कि दिलीप गुप्ता को ही नहीं आता है कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपको बिना लॉजिक के कुछ चीज पढ़ा रहा हूं तो ये हो ही नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी टीचर XYZ अगर आपको बिना लॉजिक के लॉ पढ़ा रहा है, लॉ कोई सा भी हो सकता है, लॉ मतलब एक्ट, तो ये मान लेना आप कि उस टीचर को ही नहीं पता, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, ये तय है, आप निश्चिंत रहें। हाँ, इसलिए मैंने आपको बोला था, आपको सवाल तो ये पूछना था, खैर मैंने उसका जवाब पहले ही दे दिया कि सर अगर सैटरडे संडे ऑफ है तो मैंने पहले ही कह दिया कि आप 26 से कम से डिवाइड कर सकते हो, उससे एम्प्लॉय को फायदा मिलेगा, एक्ट को क्या दिक्कत होगी? एम्प्लॉय को ज्यादा फायदा मिलता है, एक्ट को कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि आप ही बोलो हम तो संडे को छुट्टी नहीं देते। आजकल एक चेयरमैन साहब है L&T कंपनी के, हाँ, वो कहते हैं 90 घंटे काम करना चाहिए एक सप्ताह के अंदर। क्या घर पे बैठ के बीवी को चेहरा दिखाते रहते हो? ये शब्द है उनके, मेरे नहीं है, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया है कि क्या बीवी को चेहरा दिखाते रहते हो बैठे बैठे, तुम्हारी बीवी को तुम्हारा चेहरा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सप्ताह में 90 घंटे। पागल है क्या? सप्ताह में 90 घंटे काम करने का मतलब है रोज के 15 घंटे, संडे को काम ना करूं। वो कहते हैं संडे को भी ऑफिस आओ, वो कहता है वो तो मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मैं इनको 15 घंटे संडे को भी बुलाऊं, यानी महीने में, सप्ताह में 90 घंटे नहीं 105 घंटे काम करें। मूर्ख, महामूर्ख, विचित्र। हाँ, तो सैलरी भी तो तेरी 150 करोड़ है भाई, सीईओ है ना। मैं एक मोटा मोटी फिगर पकड़ा, 100 करोड़ के आसपास सैलरी है, तो भाई 100 करोड़ में तो 24 घंटे भी काम कर लेगा, वो भी कम है। बल्कि तुझे कहना चाहिए तेरे लिए स्पेशली भगवान से परमिशन लो, 24 की जगह 48 घंटे। अच्छा, उसने ये नहीं बोला कि साला मैं तो इसी के अगेंस्ट हूं, दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? बोल सकते हैं, L&T के चेयरमैन है वो, कुछ भी कह सकते हैं, वो कह सकते हैं दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, तो गलत है, हम 2 दिन को 1 दिन मानेंगे। मे बी बोले हम बदल देंगे, भगवान से बात करके रात को रात नहीं दिन बोलेंगे, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देंगे। मूर्खों की कमी थोड़ी ना इस दुनिया में। अब उसकी हंसी उड़ रही है और सब उड़ा रहे। हाँ, वही सत्यनारायण, वो नारायण मूर्ति ने, सत्यनारायण नारायण मूर्ति ने, उन्होंने भी आज से कुछ साल पहले कहा था कि आजकल के लोगों को दिन में कम से कम 12-13 घंटे ऑफिस में काम करना चाहिए। अरे तुम तो अरबों रुपए की कंपनी के मालिक हो, तुमको क्या दिक्कत है? 12 के 14 घंटे भी काम कर लोगे, तुम सैलरी दे रहे हो 8,000, बताओ, और काम करवा रहे हो 12 घंटे, बताओ। ये तो L&T कंपनी के कर्मचारी बेवकूफ है, सबको एक साथ नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। बोले सर हो नहीं पाएगा 15 घंटे। यही तो कह रहा है वो, करवाई तो नहीं पा रहा मैं, वो कह रहा है मैं करवाई नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अपने तो 48 घंटे पीछे पड़ा था ना, वीक में 48 घंटे ज्यादा काम करा नहीं सकते आप। बल्कि कई जगह तो USA में तो उल्टा हो रहा है, वहां पे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहता है। हाँ, फ्राइडे का भी ऑफ रख दिया वहां पे। अब वो बोले वर्किंग आवर्स कम होंगे तो आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे। वो कहते पत्नी को चेहरा दिखाओ अपनी वाली को भी और पड़ोस वाली को भी, वो ये कह रहे हैं। नहीं, उनका अपना लॉजिक है कि रोज आप 9 की जगह 10 घंटे काम कर लो और एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ले लो, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। खैर अपन उस बहस में नहीं जाते। अब देखो, अगर कहीं पीस रेटेड वेजेस है, यानी अगर मान लीजिए आपकी वेजेस जो है पीस रेटेड, यानी मंथली फिक्स वेजेस नहीं,
कई जगह ऐसा होता है, जनरली ये फैक्ट्रीज में होता है। पीस रेटेड वाला कॉन्सेप्ट फैक्ट्री में चलेगा, क्योंकि जो फैक्ट्री नहीं है वहां तो मंथली सैलरी का ही कॉन्सेप्ट होता है। फैक्ट्री वाले में हो सकता है एक ऐसा केस जहां पे आपको वेजेस मंथली फिक्स ना मिलके पीस के हिसाब से मिलती हो, तो उसमें क्या करना है, बड़ा सिंपल है। अब देखो, जितना दिमाग लॉजिक में घुसाओगे ना, उतना ही आपको समझ में आएगा और उतने ही आपके सवाल आएंगे। जितना रटने की कोशिश करोगे सवाल नहीं आएगा, और समझ में आ तो जाएगा, रटा हुआ आएगा लेकिन। तो लॉजिक पे चलना, क्योंकि लॉ में लॉजिक चलता है। और इनजस्टिस इसके साथ भी नहीं होना चाहिए। पीस रेटेड है तो क्या, पीस रेटेड है तो क्या यार, ग्रेचुटी का अधिकार तो मेरा भी उतना ही बनता है ना जितना औरों का बन रहा है, राइट। तो क्या बोला हमने, सेम फॉर्मूला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, वही 15 दिन की सैलरी मिलेगी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लेकिन यहां 15 दिन की सैलरी कैसे निकालेंगे, यहां 15 दिन की सैलरी निकालेंगे पिछले महीने की सैलरी के बेसिस पे नहीं, पिछले 3 महीनों की सैलरी के बेसिस पे, राइट। वहां पे हमने 15 दिन की सैलरी निकाली, पिछले महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 26। यहां पर क्या करना है, पिछले 3 महीने की सैलरी पकड़ना, क्योंकि यहां हर महीने वेजेस अलग अलग होती है, पीस रेटेड है ना। जितने नंबर ऑफ पीस बनाओगे उतनी वेजेस मिलेगी। तो किसी महीने में ज्यादा बनाए, किसी में कम बनाए, तो एवरेज में गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने कहा पिछले 3 में, अच्छा यहां दोनों का ध्यान रख रहे हैं हम, एम्प्लॉयर का भी एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय चालाक है, उसको पता है अगले महीने मेरा रिटायरमेंट है, इस महीने साला रोज पहले बनाता था रोज के 50 पीस, उसके हिसाब से वेजेस बन रही थी। अब उसको पता है अगले महीने मेरा रिटायरमेंट है और इस महीने की सैलरी के बेसिस पे मेरी बनेगी ग्रेचुटी। तो भाई ने इस महीने क्या करा, 15-15 घंटे काम करा और रोज 100 पीस बना रहा है, करेक्ट। तो पहले बना रहा था महीने के 1500 पीस, अब और एक पीस का मिलता है, मान लीजिए उसको फॉर एग्जाम्पल अपन मान ले 20 रुपए मिलता है एक पीस का। तो पहले बनाता था महीने के 1500 पीस, 1500 इंटू 20 तो 30,000 सैलरी बनती थी। आखिरी महीने में भाई ने बनाए 3000 पीस, तो 3000 इंटू 20 60,000। अब ग्रेचुटी कितने पे कैलकुलेट होगी, 60,000 है। एम्प्लॉयर की तो लगा दिया आपने बत्ती। अच्छा, एम्प्लॉयर भी चालाक हो सकता है, जानबूझ के उसने पिछले महीने में लाइटें काटी है, बिजली जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, कभी मशीन खराब हो रही है, सही नहीं हो रही है, नहीं हो रही। तो बेचारा जो महीने के 1500 बनाता था, 500 ही बना पाया। अब ग्रेचुटी 500 के हिसाब से बनेगी। एम्प्लॉय का हमने कहा दोनों का ही लफड़ा खत्म करो, पिछले 3 महीने का एवरेज पकड़ो, 3 महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ डेज 3 महीने काम करा। क्योंकि पीस रेट में क्या होता है ना, आपको रोज आना ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, आपका मन है तो आओ, वरना मत आओ। आओगे तो पीस बनेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं आओगे नहीं मिलेगा, सिंपल। तो पिछले महीने 3 महीनों की सैलरी डिवाइड बाय पिछले 3 महीनों में जितने दिन आपने काम करा उससे डिवाइड कर दो, पर डे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो गई 15 दिन की सैलरी। इसको मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, बीच में नहीं बोलना है बेटा। ये आ गई आपकी ग्रेचुटी, सिंपल है, फॉर्मूला वही है, जितने नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज है वही पकड़ना है। और उसमें भी वही रूल, 6 महीने से ज्यादा है तो आप 1 साल पकड़ोगे, कोई चेंज नहीं। बस 15 दिन की सैलरी निकालने का तरीका हमने बदल दिया। जो तरीका पहले था लास्ट मंथ सैलरी डिवाइड बाय 26, हमने इसको पिछले 3 महीने की सैलरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज यू वर्कड, राइट। बोले अरे यार ये रूल है, इसका लॉजिक नहीं, रूल है, कुछ तो देना पड़ेगा ना ग्रेचुटी, ये रूल है, ये लॉजिक नहीं, इसमें रूल में लॉजिक नहीं ढूंढा जाता। हाँ, एक्ट तो इंडिया वाइज चल रहा है ना, क्योंकि हमें ये पूछो कि सर क्या आधार ये कि हमें आपको ग्रेचुटी देनी है, तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो हमने कहा कि भैया हर 1 साल काम करने के बदले 15 दिन की सैलरी जितनी आपको ग्रेचुटी देते हैं, फोकट ही मिल रही है, क्योंकि 1 साल की नौकरी की सैलरी तो आपको मिली, आपको 15 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम। कम ज्यादा क्या, आपकी सैलरी जो होगी, तो सैलरी 2 लाख है तो उसके हिसाब से ग्रेचुटी बनेगी, 20,000 तो 20,000 के हिसाब से बनेगी। और ये होना भी चाहिए, जो एमडी है उसकी और पियोन की सैलरी बराबर नहीं तो ग्रेचुटी बराबर कैसे हो सकती है, ठीक है। चले आगे, कोई डाउट इसके अंदर। अब आ जाओ नॉन, जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, सॉरी नॉन, किसका, अरे दीदी पढ़ाते पढ़ाते ही दे दिया, आप ध्यान ही कहां दिए। ये जो बताया ना, ओ एविडेंस चाहिए आपको, ऐसा शेर बोले ऐसे भरोसा नहीं करती मैं, आई नीड एविडेंसेस, इफ यू हैव एविडेंसेस देन टॉक टू मी, अदरवाइज नॉट। मजाक कर रहे हैं, आओ बताओ, आप बनाओ एग्जाम्पल, आपका नाम बताओ पहले मुझे, आप वंशिका, हाँ वंशिका जी, आप काम करती हैं मान लीजिए
नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट जो भी हम पढ़कर आए थे, और उसमें जो है पीस रेटेड पर आप काम करती हैं, ठीक है। वंशिका लिमिटेड में आप काम करती है, ये फैक्ट्री है, और पीस रेटेड पर आप हो, ठीक है। और पर पीस वेजेस कितनी है? पर पीस वेजेस है 20 रुपया। तो रोज जितने पीस बनाओगे उतनी उतनी वेजेस आपको मिलेगी, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको खाली ग्रेचुटी का अमाउंट बताऊं या पूरा एग्जांपल लिखूं, ज्वाइन कब करा, छोड़ा कब? उतना ही चाहिए ना लास्ट वाला, वो अपन ऊपर से उठा लेते हैं। मान लीजिए वही अपन ने रजनीकांत साहब ने ज्वाइन किया था ना 18, नहीं 18 तो सही, वो डेट अच्छा तारीख भी 18 थी और महीना भी 18वां, 18 में तो होता ही नहीं, 5वां। अच्छा, रजनीकांत ने ज्वाइन करा 2018 में, और ये हमें छोड़ के कब चले गए इस दुनिया से? ये तो पता है 2028 में गए थे, ये भी पता है मार्च में गए थे, और ये भी पता है 26 को गए थे, ठीक है। लेकिन इनके संग समस्या ये थी कि इनकी जो लास्ट 3 मंथ्स में नंबर ऑफ पीसेस जो इन्होंने बनाए, मैन्युफैक्चर्ड, इन्होंने बनाए, सबने नहीं, इन्होंने, बाय अपना रजनीकांत। तो इन्होंने बनाए जनवरी में कितने बनाए? दिसंबर से लेंगे अपन, दिसंबर में इन्होंने और भी पीछे क्यों होंगे, दिसंबर में इन्होंने बनाए थे मान लीजिए 1500 पीस, जनवरी में बनाए 1650 पीस, फरवरी में बनाए इन्होंने 1390 पीस, ठीक है। और मार्च में 26 मार्च को जब गए, उससे पहले ये बनाकर गए थे 1160 पीस, करेक्ट। क्या हो गया? अरे तो 26 मार्च तक तो था ही ना। अरे तो तुम लेना नहीं लेना तुम्हारी मर्जी है, लिख तो देते हैं, लेना नहीं लेना ये तो तुम्हारी मर्जी है। ले, अरे यार ये तो नीचे एग्जाम्पल था हमारे पास, फालतू ही बनवा दिया दीदी आपने, हैं किरण वाला एग्जाम्पल था। चलो अब बनवा दिया तो कोई बात नहीं, अब ये भी बना दिया तो ये भी सही, ये थोड़ा और बढ़िया है। नीचे वाले में तो क्या है, सीधा अपन ने ले लिया था, ठीक है ना, अमाउंट ले लिया था सीधा, यहां वाले में अमाउंट नहीं है, तो ये अब इनकी वेजेस निकालो, कितने रुपए पर पीस रेट है? 20 रुपए, तो कितना आ रहा है? 30,000। हाथ में ले लेना भैया कैलकुलेटर, कितना आ रहा है? 33,000। कितना आ रहा है? ये 1650 इंटू 20 ही किया था ना, हाँ 27,800, 2320, ठीक है। अरे वो समझ गए ना, आप समझ गए, मैं समझ गया, भैया समझ गए ना। कुछ बातें क्या है, चाहतों से भी समझी जाती दीदी, हर बात को लफ्जों में बयां करना जरूरी नहीं होता, समझ जाया करा करो। अब इनकी मार्च की तो पकड़ेंगे नहीं सैलरी हम, क्योंकि लास्ट ड्रॉन कौन सी है, तो लास्ट पिछले 3 महीने की ड्रॉन, तो इनकी हम ग्रेचुटी निकालेंगे कैसे? 15 दिन की सैलरी, 15 डेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने हमारे? 10, ये तो ऊपर से ले लेंगे। 15 दिन की सैलरी कैसे निकालनी है? 30,000 प्लस 33,000 प्लस 27,800, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 15 नंबर ऑफ डेज जिन्होंने काम करा। तो भैया इन्होंने दिसंबर में जो काम किया था वो किया था मान लीजिए 25 दिन, 24 दिन, 27 दिन, जोड़ लो भैया इनको, 25 और 25 और 75 और माइनस 76 दिन आएगा शायद मेरे हिसाब से, 76 आएगा ना। हाँ निकाल लो कैलकुलेट करके, ये पूरा अमाउंट कितना आ रहा है? तुमको क्या कैलकुलेट करने में बड़ा मजा आता है? 1792 14 1 पॉइंट, हिंदी में बोलना चाहिए था ना, मल्टीप्लाई बाय 10 भी तो करना पड़ेगा, 10 नहीं करा, चलो कोई बात नहीं। 1,79,240
214 रुपीज, ये ग्रेचुटी का अमाउंट आएगा दीदी, सिंपल। और बोलो, एविडेंस मिल गया? मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत हो जाना, मेरी आदत है ऐसे मजाक करने की। कहीं बोले यार एक सवाल क्या पूछ लिया तू, तो उसमें इतना सुना रहा है, ऐसे मजाक कर रहे हैं, ठीक है। चले आगे, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे आइए आइए, कैसे हैं आप हर्ष भैया? क्लास के बाद मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं मिलूंगा 2 बजे के बाद। हाँ चल कोई नहीं, अभी आ रहा हूं, रुक जा, इनको होमवर्क देकर आता हूं, क्लास वर्क, बस 10 मिनट दूंगा तेरे को मैं, तो चिंता ही मत करें। अब आओ सीजनल वाले में। सीजनल एस्टैब्लिशमेंट का देखो, सीजनल वाले में देखो पूरे साल भर तो काम करते नहीं। अच्छा याद रखना, लॉजिक वही चलेगा, इसको भी नुकसान नहीं होने देंगे। 15-15 दिन की सैलरी दिलवाई ना आपको, 1 साल के बदले में 15 ही दिलवाएंगे, अब निश्चिंत रहो, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा तय। एक आध केस में एक्सेप्शन हो सकता है, बाकी मिलेगा लगभग। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से फॉर्मूला ऐसे डेवलप करा है कि नुकसान नहीं कराएंगे। अब इन्होंने क्या बोला, 7 डेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय किससे करा, नंबर ऑफ सीजन वर्कड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, नंबर ऑफ सीजन, ठीक है, नंबर ऑफ सीजन। अब मान लो अगर आपके साल में आते हैं 3 सीजन, तो 7 इंटू 3, 21 दिन की सैलरी, समझ गए आप, और मल्टीप्लाई बाय जितने साल आपने काम करा। हमने नंबर ऑफ सीजन वर्कड इन ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट लिखा, आप इसको जगह ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ सीजन इन अ ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सर्विस पीरियड। मैंने टोटल एक साथ लिख दिया कि जितने साल आपने नौकरी करी, उसमें जितने सीजन आपने काम करा, उस हर एक सीजन के बदले 7 दिन की सैलरी। समझ गया मेरी बात? नहीं समझे? मैं बताऊंगा, अभी रुको सही 5 मिनट। आपने जितने साल नौकरी करी, 10 साल नौकरी करी, टोटल 10 सालों में कितने सीजन आए, मान लीजिए हर साल में 2 आते हैं, तो साल 10 साल में कितने हो गए, 20 सीजन। हर एक सीजन के बदले में 7 दिन की सैलरी। आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग कैलकुलेशन वही आएगी। वहां पर 1 साल की सैलरी के बदले में मिल रहे 15 दिन की सैलरी। अरे यार, आपको 1 साल की सैलरी काम करने के बदले में 7 दिन की सैलरी मिल रही है और 15 दिन की। यहां अगर मान लो साल में 2 सीजन आ रहे हैं, ठीक है, तो हर सीजन के बदले में 7 दिन, तो 2 सीजन के बदले में कितना मिलेगा, 14 दिन, मतलब लगभग बराबर ही आया। बल्कि फायदा ही मिल सकता है, अगर नंबर ऑफ सीजन 1 साल में 3 हो गए, तो भाई साहब 21 दिन की सैलरी मिलेगी आपको। वो एक दिन मत देखो, ये भी तो देखो, नुकसान भी हो सकता है साल में अगर एक ही सीजन आता है तो। लेकिन देखो इन्होंने सोच समझ के बनाया है, ऐसी कोई फैक्ट्री या ऐसा कोई बिजनेस सामान्य तौर पे नहीं होता जो साल में एक ही सीजन काम करे। सामान्य तौर पे बोल रहा हूं, आप मेरे पास सो मत लेना, एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन देखो नियम जो बनता है ना, लॉ जो बनता है, वो जनरलाइज्ड करके बनाया जाता है। कभी भी लॉ अलग अलग नहीं बना सकते कि भैया पतंग इंडस्ट्री के लिए अलग, कलर इंडस्ट्री के लिए अलग, है ना, दिवाली पटा, ऐसे नहीं बनाया जा सकता ना नियम। तो अब जब नियम कॉमनली बनता है तो कई लोगों को बहुत फायदा होता है, कईयों को बहुत नुकसान, लेकिन ज्यादातर को एवरेज। कोरोना आया, किसी के लिए कोरोना जन्नत लेकर आया, किसी के लिए जन्नत ही ले आया। किसी को जमीन पे जन्नत मिल गई, किसी को ऊपर वाली जन्नत मिल गई। मतलब दवाई वाले, है ना, केमिकल इंडस्ट्री, मास्क बनाने वाले, हॉस्पिटल, इनकी तो जन्नत हो गई जमीन पे ही। हॉस्पिटल वालों ने 2 साल के कोरोना में इतना कमा लिया जितना उन्होंने 20 साल हॉस्पिटल चलाने में नहीं कमाया। आगे का मुझे पता नहीं, मैं भविष्य की बात नहीं करता क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। और कुछ लोगों को जन्नत ही नसीब हो गई, वो बेचारे स्वर्ग ही सिधार गए। पर ज्यादातर लोग ऐसे थे जो अपन ठीक है नॉर्मल निकल गया। लॉ ऐसा ही होता है, जब भी बनाया जाता है जनरलाइज। अब मान लो किसी का सीजन एक ही होता है पूरे साल में, अब बेचारे को 10 साल नौकरी करेंगे, हर एक साल के बदले में 7 दिन की सैलरी जितना ही मिलेगा। 4 सीजन आ रहे हैं, 28 दिन की सैलरी है, क्या करें, क्योंकि सीजनल इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। तो आपको क्या करना है, 7 डेज सैलरी डिवाइडेड बाय 26, कैसे निकालना है, 7 दिन, सॉरी, लास्ट ऑन सैलरी डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 7, वहां 15 क्या था ना, यहां 7, यह आ गई 7 दिन की सैलरी। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना जितने नंबर ऑफ सीजन आपने काम करा, राइट। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। जैसे कोई व्यक्ति रिटायर्ड ऑन 26 मार्च 2000, देखो यहां लिखा हुआ है 15 years वर्कड इन अ क्रैकर फैक्ट्री, फैक्ट्री टाइम वर्क फॉर 3 टाइम्स, टोटल 15 साल आपने काम करा। फैक्ट्री साल में 3 सीजन काम करती है,
तो कुल नंबर ऑफ सीजन कितने हो गए? 45 हो गए ना? नहीं समझ में आया? अरे एक फैक्ट्री साल में 3 सीजन काम, पटाखा फैक्ट्री में आप काम करते थे, ध्यान यहां वहां नहीं खोना है ना, पटाखों में, पतंगों में, होली में दिमाग नहीं लगाना है। एक फैक्ट्री 15 साल में 3 बार काम करती है, यानी 3 सीजन आ गए, और उस बंदे ने 15 साल फैक्ट्री में काम करा, तो कुल मिलाकर अपनी जॉब में कितने सीजन काम करा? यही तो समझाया था पिछली बार भी। समझ में नहीं आने का एक ही रीजन होता है, आपका ध्यान यहां वहां होता है और कोई रीजन नहीं होता है। अब रिटायर्ड ऑन 26 मार्च 2023, फरवरी 2023 की सैलरी थी 54,000। अब इसको ग्रेचुइटी किससे मिलेगी? देखो, लास्ट ड्रॉन सैलरी डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ रहा है 14,000। बात समझ में आ गई? 15 साल इसने काम करा, कुछ गड़बड़ हो रही है, दोबारा करेंगे इसको, इसमें गड़बड़ हो रही है, दोबारा करेंगे इसको, ऐसे नहीं। कितने साल काम करा? 15 साल काम करा, और एक साल में कितने सीजन है? 3, तो कुल मिलाकर सीजन है 45 सीजन्स ही वर्कड। ठीक है, रिटायर हो रहा है मार्च में, लेकिन इसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी की है तो 54,000 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 45, हर एक सीजन के बदले में 7 दिन की सैलरी। अब निकालो कितना आ रहा है? $45 से मल्टीप्लाई कर दिया यार? नहीं, इतना नहीं आना चाहिए बेटा। तूने क्या करा? मुझे लग रहा है 45 से कितना आ रहा है बेटा? 403 4203। ये छोरी है ना, 654,230 नहीं बोल सकती है, तो इंग्लिश में बोल दे बेटा। 6 लाख की जगह 6,54,230, इतनी आती है हमें अंग्रेजी, हम समझ जाएंगे। समझ गए? हाँ, अब आप बोल रहे थे सीजन कितने दिन का होता है, आपने पूछा था। देखो, ऐसे तो डिफाइन नहीं है कहीं पे भी, लॉ में कहीं डिफाइन नहीं करा कि एक सीजन कितने दिनों का माना जाएगा, राइट? तो जो भी आपका स्टैंडर्ड वर्किंग पीरियड होता है वो लॉ में डिफाइन नहीं है। तो हर सीजन में काम नहीं होता ना, नंबर ऑफ सीजन साल का मतलब है जितने दिन काम करा आपका। सीजन का मतलब क्या है? हाँ, तो अब वो कुछ दिन कितने भी हो सकते हैं। अब ये तो हम भी जानते हैं 2-5 दिन का नहीं होगा। हाँ, जनरली एस्टिमेट ही लगा रहे हैं अपन भी, क्योंकि लॉ में डिफाइन नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो फटाफट से। कहां से? अब तुम्हारे पास कॉपी करने के लिए बहुत सारा मसाला है। उसके एम्प्लॉय को फायदा मिलेगा और एम्प्लॉयर को नुकसान। इसलिए मैंने कहा ना कि जब लॉ बनता है तो उसमें ये समस्या आती है कि कुछ को बहुत फायदा हो सकता है, कुछ को बहुत नुकसान, सामान्यतः सबको बराबर फायदा मिलता है। लॉ में जनरलाइज करके बनाया जाता है। हाँ, अगर लॉ स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज होता ना तो ऐसा नहीं था। मैंने तुम्हारे को घर जाने के लिए नहीं बोला, क्लास खत्म नहीं हुई अभी, मैंने कॉपी करने के लिए बोला। तो बैठ के कॉपी निकालो, फोटो खींच के घर जाके नहीं लिखना है, अभी लिखना है। क्लास का टाइम तुम्हारा 12 बजे 1 बजे तक का है, तो तुम्हें सोच रहे हो गया हमारा, टिफिन खोलो और चालू लिखो इसको भी। नहीं लिखोगे ना तो कल से लिख के नहीं पढ़ाऊंगा, फिर कल से बिना लिखे पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। नहीं, कुछ नहीं दूंगा, ये जो मैं लिखवाता हूँ नोट्स में, तुम क्या ऊपर से लिखते हुए नहीं आ रहे हो क्या? कल ऊपर का लिखा है कि नहीं लिखा? ये सारा लिखा है? नहीं, ये लिखा कि नहीं लिखा? ऊपर वाला लिखा हुआ है ना? हाँ, ये लिख लो, ये नोट्स में दूंगा। और मेरी एक आदत और गंदी है, मैं पहले आपको सूचित कर दूं, आप बाद में परेशान हो। मैं किसी भी दिन ना ये डिलीट कर देता हूं पूरा। मैं बंदों के पहले जो बच्चे ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, इंटरव्यू को पता है कि वो सोचे कि अभी नहीं लिखता, आई एम सुपर इंटेलिजेंट, बाद में फोटो खींच लूंगा, मोबाइल में सेव कर लूंगा, मोबाइल में से देख लूंगा, देख लूंगी, लिखे कौन पता ही नहीं चलेगा। तुम सुबह आए और ये वन डिलीटेड है गया, फिर तुम चीखो चिल्लाओ कुछ भी, सर फोटो भेज दो। एक बच्चा था फाइनल का, आपकी जानकारी में अपडेट कर दूं, परेशान हो रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग में जाना चाहिए, रिकॉर्डिंग चालू है। फाइनल का बच्चा था, मैंने क्लास में बहुत बार बोला, मैंने कहा बेटा लिखना है रोज, बहुत बोला, 1 बार 2 बार नहीं, कम से कम 50 बार बोला होगा। लेकिन बंदा होशियार ना, 1.5 होशियार,
लिखे ही नहीं। अब जब पूरा कोर्स हो गया, क्लास खत्म, अब मैसेज कर रहा है ग्रुप में मैनेजमेंट को, रिसेप्शन पे, कि मुझे वो पीडीएफ भेजो इसकी। अरे क्यों भेजो पीडीएफ? वो मैंने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? ब्लैंक। नहीं भेजे कहां से? डिलीट ही कर दी पहले, है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर गया काम से। फिर अब कर रहा है बेटा, बेटा बना रहा है कॉपी में से, फोटो को ढूंढ रहा है। अब वो बच्चे तो चले गए, सब अपने अपने अलग अलग हो गए। अब और था भी बाहर से, अब मिल नहीं रहा कोई किसकी फोटो कॉपी कराऊं। तो बेटा इसलिए होशियारी नहीं दिखाना। टीचर बोला लिखने का मतलब लिखने का, ठीक है? चलो चालू जाओ धमाधम। किसने कॉपी नहीं करा बताओ मुझे? किसी ने भी नहीं लिखा? बेटा कल आते ही कॉपी में अगर ये लिखा हुआ नहीं मिला ना, तो कल की क्लास मुझे ध्यान रखना, मतलब परसों की। कल तो छुट्टी है, वैसे भी शायद आगे होगा मैसेज या कुछ आ जाएगा। परसों की अगर ये क्लास में मुझे कॉपी में लिखा हुआ नहीं मिला ना, तो परसों क्लास में बैठ के लिखवाऊंगा, ध्यान रखना, पढ़ाऊंगा नहीं।